चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। 3 पार्ट में न्यूमेरिकल्स डिवाइड किए हैं। एक कंटिन्यूस बीम जो कि क्लैपेरॉन मेथड से भी अपन ने छुड़ाया है। देन फ्रेम्स, सिंपल फ्रेम, नॉन स्वे टाइप, और तीसरा पार्ट स्वे टाइप। तो ये 3 टाइप के मेन कैटेगरी बनती है प्रॉब्लम्स की। अभी यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक बताने वाला हूँ। शियर फोर्स डायग्राम, फिर रिएक्शन कैसे निकालना, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस बीम और फिक्स बीम चैप्टर पढ़ाते समय मैंने वो डिटेल कैलकुलेशंस दिए हैं। तो आप SFD और BMD आपको अगर दिक्कत जाती है, यू कैन वॉच वीडियोस ऑन कंटिन्यूस बीम। वहाँ पे SFD के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन कैसे निकालना, मोमेंट कैसे कंसीडर करना, ये सब कुछ डिटेल में दिया है। अभी मोमेंट निकालना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मोमेंट निकालने के बाद में फिर आगे का जो कैलकुलेशन है, रिएक्शंस और सिंपली SFD के कैलकुलेशंस, वो सिंपल है। सिर्फ वो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, इसलिए मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक मैं सभी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। ओके, सो यू कैन वॉच कंटिन्यूस बीम और फिक्स बीम। तो वहाँ पे आपको SFD कैसे निकालना है वो सब कैलकुलेशंस वहाँ पर दिए हैं। ओके, नाउ दिस इज गिवन प्रॉब्लम। देयर इज ए कंटिन्यूस बीम ABC। ये स्पैन है 4 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर एंड 2 मीटर मीन्स टोटल 4 मीटर स्पैन, 4-4 मीटर के स्पैन है। दिस बीम कैरिंग UDL 5 किलोन्यूटन पर मीटर और एंटायर स्पैन AB, और BC स्पैन में एक कॉन्सेंट्रेटेड 10 किलोन्यूटन का लोड सेंटर में दिया गया है। और इन एडिशन टू दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बोथ स्पैन इट इज सेम I। ये अगर वेरी रहा तो अपन वो वैल्यू 2I ले लेंगे। 2I, 3I एट 1.5I, 0.5I ऐसे टाइप के रहते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये मैकेनाइज मेथड है, यानी टेबल बनाना और वैल्यूज निकालना, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है हर प्रॉब्लम के लिए। स्टेप्स 3 ध्यान में रखना है। एक पहली FEM यानी फिक्सेड मोमेंट फॉर फिक्स बीम। जितने भी स्पैन दिए रहेंगे उस स्पैन की एक मोमेंट्स, फिक्सेड मोमेंट्स अपने को कैलकुलेट करना होगा, एक पहली स्टेप। दूसरी स्टेप रहेंगी DF यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए एक छोटा सा टेबल बना के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाएंगे। देयर आफ्टर ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, रिलेटिव स्टिफनेस। तो रिलेटिव स्टिफनेस वगैरह न लिखते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया। अभी जैसे प्रॉब्लम हो जाएंगे 1 या 2 तो आपको ये पूरा ध्यान में आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, I/L। अगर फार एंड फिक्स है तो I/L, और फार एंड यदि हिंज सपोर्ट है तो 3/4 I/L। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे और दोबारा बताऊँगा जब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब। तो ये इतना ध्यान में रखना है, ये स्टेप में ये मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, then third step will be moment distribution table. MDT I have written in short, moment distribution table. ये moment distribution table ये कैसे बनाना ये तो बताऊंगा। इसमें पहली स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है रिलीज और बैलेंस। तो अपन यहाँ पर रिलीज लिखेंगे या तो फिर बैलेंस लिखेंगे। नॉर्मली बैलेंस लिखा जाता है, तो आई विल राइट डाउन बैलेंस। ओके, बैलेंस जैसे ही हुआ, बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी अपनी
CO means carry over moment we have to carry over, तो CO ही लिखा जाता है, CO means carry over, तो एक्चुअली इट इज कैरी ओवर मोमेंट है वो, ठीक है नहीं. देन आफ्टर दिस द इम्पॉर्टेंट स्टेप हियर आई हैव अंडरलाइन, दैट इज टोटल. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर टोटल करना है एक. देन ये टोटल होने के बाद फिर स्टेप रहेंगी बैलेंस और कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, ऐसे सक्सेसिव इटरेटिव मेथड है ये. सक्सेसिव अपने को कैलकुलेशंस करते जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बैलेंस एंड कैरी ओवर, देन बैलेंस कैरी ओवर, एंड एट लास्ट वी स्टॉप एट बैलेंसिंग पॉइंट, एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी टोटल. बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद में टोटल कर देंगे, वो मैं बताऊंगा यहाँ पे. ओके, सो हियर वन बाय वन वी विल स्टार्ट. पहली स्टेप अपनी है फिक्स एंड मोमेंट. सो हियर फिक्स एंड मोमेंट्स. फिक्स एंड मोमेंट के लिए जैसे कंटिन्यूस बीम में भी बताया था मैंने, जितने भी स्पैन्स हैं उसको फिक्स बीम कंसीडर करना है सेपरेटली. तो ए बी वी कंसीडर ए बी इज फिक्स बीम. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड फिक्स एंड मोमेंट. अब इसमें एक चीज बराबर लिखना है, अगर ए सपोर्ट की मोमेंट ले रहे हैं तो यम ए नहीं लिखना है अपने को, यम ए बी लिखना है. मैं बताता हूं यहां पर, यम ए बी, इट मीन्स मोमेंट एट एंड ए एंड मेंबर इज ए बी, है ना, ए बी. ये दूसरे जब जॉइंट अपन लेंगे तब ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा, है ना. ओके, अभी फिक्स एंड मोमेंट्स के फार्मूले वगैरह ये सब ऑलरेडी हो चुका है. फिक्स बीम और कंटिन्यू बीम ढेर सारे प्रॉब्लम, और उसमें ये इक्वेशंस जो है ये ऑलरेडी अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं. माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 इट इज इक्वल टू, वेयर डब्ल्यू इज 5, एल इज 4, square of it divided by 12, it is equals to minus 6.67 kilonewton meter. This is the bending fixed end moment. Next MBA. अब ये BA बोले तो पॉइंट B और मेंबर है BA, ऐसा BA. Here it is equals to plus WL square by 12 minus 5 into 4 square by 12 is equals to plus 6.67 किलो न्यूटन मीटर. मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ. फिक्सेड, ये फिक्स बीम है, यहाँ पर ऐसी मोमेंट रहेगी. ये यूडीएल, यहाँ की मोमेंट होती है WL स्क्वायर बाय 12, और ये एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से अपन यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और यहाँ पर मोमेंट फिर से रहती है WL स्क्वायर बाय 12, और ये है क्लॉकवाइज, सो हियर प्लस द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर. ओके, तो ये फिक्स एंड मोमेंट फिक्स बीम की जो इक्वेशंस है इसका मैंने एक टेबल भी दिया है. फिक्स बीम चैप्टर में भी मैंने एक टेबल दिया है, उसके बाद में यहाँ पर भी मैंने एक टेबल दिया है जिसमें फिक्स एंड मोमेंट्स ये जो फार्मूले है वो सब मैंने वहाँ पे इकट्ठा लिख के दिए हैं. तो आपको ये मेमोराइज, जैसे 2-4 प्रॉब्लम छुड़ा लेंगे तो आपके मेमोराइज हो गए होंगे या हो जाएंगे. फिक्स बीम में अपन ये इक्वेशंस बार बार यूज कर चुके हैं, तो ये इक्वेशंस आपको मेमोराइज रहना ही चाहिए. ओके, उसके बगैर काम नहीं होगा. यम बी, ये जो अपन ने मेथड यूज की है भाई, एम ए बी बी ए. अब क्या होता है, जॉइंट बी है, बी से मेंबर कौन सा ले रहे, बी से ए ले रहे या सी ले रहे, है ना. तो एम बी ए अगर लिखते हैं तो मेंबर अपना ये हो गए. मेंबर बी सी, तो ये मेंबर और मोमेंट एट बी, बराबर है. तो जिस पॉइंट पर मोमेंट है उसका सफिक्स पहले बी और बाद में सी.
ओके, हाँ। नाउ इट इज पॉइंट लोड। अब यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशंस ध्यान में रखने से बेटर, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, WL²/12 WL/8, फिर कहाँ कौन सा है। इट इज बेटर टू रिमेंबर ओनली टू इक्वेशंस, और उसमें वास्ट डिफरेंस होने की वजह से उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं -WAB² ये इक्वेशन, ओके। देन इट इज इक्वल्स टू W is 10, where A is 2, B is also 2, square of it divided by L means 4 and square of it. Then it is equals to -5 kilonewton meter. अभी फिक्स्ड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड, उसके फिक्शन मोमेंट्स अपने पास में है WL/8, बराबर है। तो ये यूज न करते हुए मैं ये यूज कर रहा हूं कि अगर पॉइंट लोड सेंटर में नहीं है, कहीं पे भी अगर है, तो भी अपन ये कंसीडर कर सकते हैं A की वैल्यू B2, B की वैल्यू V2, यानी पॉइंट लोड सेंटर में। तो सेम फार्मूला वी कैन अप्लाई फॉर बोथ केसेस, सेंट्रल पॉइंट लोड और इंटरमीडिएट पॉइंट लोड, बराबर है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखने के लिए आसान है, क्योंकि और इसमें काफ़ी ये डिफरेंस बहुत, ये दो फार्मूले एकदम से डिफरेंट है, बराबर है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो WL/8 और WL²/12 इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देन MCB यानी पॉइंट C, और ये अपन ने फिक्स बीम कंसीडर किया है, BC फिक्स है, AB भी फिक्स बीम है, ओके, प्लस WA²B/L²। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत बार। अगर ये पॉइंट कंसीडर किया B, तो अपने को ये B रहेगा, ओके, और ये A, ये पॉइंट है तो B², यहाँ पे मोमेंट लेना है तो A², ओके। तो ये फिक्स बीम में नंबर ऑफ टाइम्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे ये ध्यान में रखना है करके। देन प्लस 10 × 2 and square, 2 divided by 4 and square, it is equal to +5 kilonewton meter। अभी फिक्सेड मोमेंट्स हो गए अपने। जैसे ही फिक्सेड मोमेंट्स हो गए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। अब इस टेबल में ये कैसे लिखे जाएंगे, ये टेबल जैसे प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आपको अच्छे से बना सकेंगे। इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, पहले जॉइंट कंसीडर कर देने के, ओके, जॉइंट, क्योंकि जो भी मोमेंट है वो मोमेंट जॉइंट पे अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, इसलिए जॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या जॉइंट है, जॉइंट यानी द पॉइंट एट विच मेंबर्स मीटिंग मोर देन 2, दो या तो दो से ज्यादा मेंबर जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो ज्वाइंट। अपने यहाँ पे बी है, बी ऐसा पॉइंट है कि जहां पर AB और BC ये दो मेंबर्स एक ज्वाइंट पे मीट हो रहे हैं, बराबर है। हाँ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैलकुलेशन, ओके। पहला फिक्शन मोमेंट का हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये वाली। अब यहां पर ज्वाइंट, ज्वाइंट कौन सा है, बी ज्वाइंट पर दो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मीटिंग एट दैट ज्वाइंट। BA एक मेंबर है, दूसरा BC है ना। इस ज्वाइंट पर मेंबर BA और BC मेंबर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, ये रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस यानी K। रिलेटिव स्टिफनेस के फार्मूले मैंने दिए हैं। अभी B ज्वाइंट पर मोमेंट अगर लगाते हैं तो वो नियरर ज्वाइंट होगा, नियर ज्वाइंट, और
बी से ए बोले तो ये फार एंड, बी से सी, ये सी बोले तो सी फार एंड हो गया, बराबर है। तो दोनों केस में ये फार एंड हिंज है या रोलर सपोर्ट है या सिंपल सपोर्ट है, उधर भी सिंपल सपोर्ट, रोलर, हिंज, वो तीनों एक ही है, एक ही कैटेगरी है। सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, ये तीनों एक ही कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है? फिक्स एंड, फार एंड फिक्स है क्या, बराबर है। तो फार एंड फिक्स है तो फिर ये रहेगा, ये है फिक्स के लिए और ये है हिंज के लिए, फिक्स के लिए और हिंज के लिए। अपने को क्या लागू होगा? हिंज, बराबर है। हिंज, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, एक ही बात है। तो अपने फार्मूला क्या होगा यहां पर? 3/4 I/L इसके लिए, है ना। ये मेंबर है बी ए, इसका फार एंड ए है और वो सिंपल है, इसलिए रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला रहेगा 3/4 I/L। अभी यहां पर I/L NA4, ओके। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, बनाइए, या तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, देन यहाँ पे अगेन 3/4 I/L, L इज 4, दोनों सेम है। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बोथ स्पैन सेम, हियर आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, I/L, और दोनों के लिए स्पैन सेम है। अगर ये दोनों सेम है वैल्यूज, अभी यहां पर समेशन के, ये दोनों की टोटल करना है। ये दोनों की टोटल क्या होगी? 6I/16। आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी वैल्यूज लिख सकते हो, हाँ। और ये टोटल करना है, ये दोनों को जोड़ना है और यहाँ लिखना है। अब ये दोनों यदि सेम है तो आपने ज़्यादा केयर लेना ही नहीं है। दोनों वैल्यू सेम यदि है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस, यू विल गेट इक्वल। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 होती है, टोटल। कितने भी मेंबर मीट होने दो, यहाँ तो 2 ही है, इसके अलावा अगर 3, 4, 5, 6 भी मेंबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये टोटल 1 ही आएगी। तो अगर टोटल 1 है, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 इज इक्वल्स टू 0.5। ये क्या निकला है अपना? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी क्या है? K बाय समेशन K। K बाय समेशन K, K की वैल्यू ये, उसके बाद में डिवाइडेड बाय समेशन K, बराबर है। सो हियर 0.5, हियर आल्सो 0.5। ये इतनी चीज़ें अपने को करना आवश्यक है शुरू में, बराबर है। ये समझ में आया होगा। अभी ये रिपीटेड स्टेप्स रहने वाली है अपनी, हर प्रॉब्लम में ये सब रहना ही है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज गो फॉर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की शुरू में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कि कैसे याद रखना। इसके लिए सिंपल वे है, जो भी बीम दी है उसके सारे पॉइंट्स एक एक करके लिखो दूर दूर। देखो आप, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ए, दूसरा सेंटर में बी एंड हियर सी। ये क्या है? ये है अपने जॉइंट्स, ये है जॉइंट्स, ओके। अब मैं ये टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। अब ये टेबल देखिए, अभी शुरू में क्या किया मैंने? ABC लिख दिए, बराबर है। अभी इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अपना मेंबर। मेंबर्स, अब A to B कौन सा मेंबर है अपना? A B, ये मेंबर। इधर B से इधर देखना है, BA, B से इधर देखना है, BC, C से इधर,
सी बी। ओके, ये मेंबर्स है मीटिंग एट द जॉइंट, सभी जॉइंट पे मेंबर लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है सिर्फ जॉइंट पे रहेगा। ओके, तो जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इधर में है 0.5 और यहाँ पर है 0.5। ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये अच्छे से लिखना है अपने को, मीटिंग एट द जॉइंट। उसके बाद फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट्स जो अपन ने निकाली है उसको। ए बी इट इज -6.67, यहां पर है +6.67। दूसरी बी टू सी, बी सी के लिए है -5 और सी बी +5। हो गए, फिक्स एंड मोमेंट्स लिख दिए अपन ने। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ये अपना प्रॉब्लम अभी यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है एक्चुअल। ये तो सिर्फ अपन ने फिक्स एंड मोमेंट तक वैल्यूज लिखी है, अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपन अप्लाई करने वाले हैं। शुरू में क्या किया है, ये ए बी और बी सी ये दोनों स्पैन अपन ने फिक्स बीम कंसीडर किए, लेकिन सपोर्ट ए जो है ये फिक्स नहीं है। सपोर्ट सी इज आल्सो नॉट फिक्स, वो भी फिक्स नहीं है। और सपोर्ट बी जो है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट, इट इज जस्ट लाइक फिक्स, क्योंकि वहां पर मोमेंट आती है। जिस भी सपोर्ट पे मोमेंट आती है उस सपोर्ट को अपन फिक्स बोल सकते हैं। तो बी इज फिक्स, लेकिन ए और सी ये दोनों फिक्स नहीं है, लेकिन अपन ने ये मोमेंट निकालते समय फिक्स कंसीडर कर दिए। अभी क्या करेंगे, उसको लॉक किया है, उसको सपोर्ट बना लिया। यहां पर अपन ने क्या कंसीडर किया, अभी ये सपोर्ट फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये तो फिक्स है, बराबर है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फिक्स कंसीडर किया है, लेकिन एक्चुअली फिक्स नहीं है। तो ये जो लॉक किया है उसको अपने को रिलीज करना है, अनलॉक करना है। इसका मतलब यहां पर जो मोमेंट आई है ये मोमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि सिंपल सपोर्ट है, मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। जो फिक्स बीम कंसीडर करके अपन ने मोमेंट ले लिए, ये कंसीडर किया था अपन ने। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, ए और बी, ए बी स्पैन के लिए, बराबर है। ए बी स्पैन के लिए ये यूडीएल है और ये फिक्सेड मोमेंट अपन ने कैलकुलेट कर दिए, ये एक और दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू। लेकिन ये जो है ए फिक्स नहीं है, ये सिंपल सपोर्ट है। तो ये जो मोमेंट आई है यहां पर, इसको अपने को अपोजिट साइन से अप्लाई करना है। अभी यहां पर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लॉकवाइज मोमेंट दे दूंगा। ये है 6.67, ये भी 6.67 दे दो। तो ये दोनों के ऐड कर, ये दोनों मोमेंट अगर ऐड किए जाए इट बिकम 0, और यहां पे मोमेंट चाहिए 0। ओके, तो मैं ये जो पहले फिक्स किया है उसको उसको उसके अपोजिट साइन वाली मोमेंट अप्लाई करूंगा, तो वो मोमेंट वहां पे 0 हो गई। इसका मतलब वो अनलॉक हो गया, या तो फिर रिलीज हो गया, या तो फिर बैलेंस हो गया। ओके, तो इस तरह अपने को ये प्रोसेस फॉलो करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। यहाँ पे लिखा है, पहली स्टेप अपनी क्या रहेंगी, रिलीज। ये टेबल के ये वैल्यूज तो अपने को लिखना ही है हर बार। पहली स्टेप रहेंगी रिलीज, रिलीज या तो बैलेंस या तो अनलॉक। इसको तीसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, लिखने की वैसे वहां पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपन बोल सकते हैं अनलॉक। और ये फिक्सेड मोमेंट जो किया है अपन ने, ये किया है लॉक। सिंपल सपोर्ट को भी लॉक कर दिया है, यानी फिक्स कर दिया है, बराबर है। अब ये लॉक की हुई चीज अनलॉक करना, ये मेन कंसेप्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। ओके, सो अभी मैं यहां पर अनलॉक करूंगा। तो यहां पर ये जो सपोर्ट ए और सपोर्ट सी जो है, ये दोनों सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है, तो मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। सो हियर आई विल राइट डाउन हियर बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो यहां पर इसको 0 करना है, तो मुझे
प्लस 6.67 ऐड करना होगा। ये दोनों की सम अब 0 हो गई, बराबर है। और वैसे ही यहाँ पर ये -5 करना पड़ेगा, इसको अपोजिट साइन से। बैलेंस कभी भी अपोजिट साइड से होंगी। कोई भी चीज को बैलेंस करना है, अगर प्लस में है तो उसको माइनस जोड़ दो तो बैलेंस हो गई, माइनस है तो प्लस जोड़ो बैलेंस होगी, बराबर है। तो बैलेंस करना है तो अपोजिट साइन से होगी। लेकिन कैरी ओवर जब करेंगे, कैरी ओवर मोमेंट, वो विथ सेम साइन। अभी क्या हुआ है, यहां पर मैंने ये बैलेंस के लिए इस जॉइंट पर ये मोमेंट लगा दी है ना, ये 6.67 मोमेंट लगा दी एक्स्ट्रा। अब किसी सपोर्ट पे मोमेंट अपन एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो उसका कुछ पोर्शन आगे के सपोर्ट पर ट्रांसफर होता है, कैरी ओवर होता है। और वो वैल्यू कितनी होती है, हाफ। मोमेंट कैरी ओवर कितनी होती है, हाफ। मैं ऑलरेडी थ्योरी में बता चुका हूं, आपको इतना ध्यान में रखना है। सो ये अप्लाई किया अपन ने, तो इसकी आधी मोमेंट आगे के जॉइंट पर ट्रांसफर होगी। सो हियर दिस मोमेंट विल बी कैरी ओवर। सो हियर आई राइट डाउन कैरी ओवर मोमेंट। ओके, तो इसके हाफ, यानी ये 3.33, और इसकी साइन जो है सेम साइन, कैरी ओवर में सेम। बैलेंस के टाइम अपोजिट साइन, बैलेंस के टाइम निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव किया। लेकिन कैरी ओवर करते समय ये प्लस है, ये भी प्लस ही रहेंगी। ओके, हाँ, ये एडिशनल मोमेंट दी है तो ये मोमेंट कुछ ट्रांसफर होगी आगे के सपोर्ट में। अभी दूसरे सपोर्ट में मैंने 5 दिया है, -5, तो ये मोमेंट कैरी ओवर होगी, फार एंड पे कैरी ओवर होगी ये, और विथ सेम साइन -2.5, 5 को डिवाइड बाय 2, ये हाफ होती है कैरी ओवर मोमेंट। ओके, हो गया यहाँ तक। ये कैलकुलेशन जैसे ही हो जाता है तो अपना रिलीज जब भी करेंगे, रिलीज या अनलॉक बैलेंस, उस वक्त जो भी कुछ किया है उसकी टोटल लगा देना है। सो हियर आई विल मेक द टोटल। अब ये टोटल लगाते समय एक केयरफुली यहां पर 2 लाइन खींचना है, इसकी आदत डालना है। ये 2 लाइन इसलिए है क्योंकि अपने को आखिरी में टोटल करना पड़ता है। जब टोटल करते हैं तो बहुत बार एक मिस्टेक हो जाती है कि ये ऊपर की भी वैल्यूज टोटल में आ जाती है गलती से, कैलकुलेटर बटन प्रेस करते समय। तो वैसे भी गलती के कोई चांसेस ना हो, इसलिए ये अगर डबल लाइन खींचते हैं तो अपने को जो भी कैलकुलेशन जाना है इस लाइन तक जाना है, इसके ऊपर के कैलकुलेशन नहीं करना है एनी हाउ। ओके, इसलिए ये आदत डालना है कि यहाँ पे डबल लाइन डालना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी जॉइंट अनलॉक किए अपन ने, उसका काम पूरा हो गया तो ये टोटल मार दो। पहले यहाँ पर 0, ये आएगी -7.5, ये 10, यहाँ पर है +10, और ये है 0, और ये है अपना टोटल। हो गया ये टोटल। अब ये लाइन के नीचे आ गए तो कैलकुलेशन कर, नीचे से जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे स्टॉप करना है, आगे के ये वैल्यूज नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ पे हो गए फिनिश। कभी कभी तो गलती से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी ऐड कर डालते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये जो 0 अपन ने किया है उसके नीचे एक लाइन खींच देने की ऑलरेडी ऐसी। यानी गलती से भी कैरी ओवर उधर नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है गलती से कैरी ओवर फिर से आगे चली जाती है और फिर वो टोटल मारते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में वैसे भी टेंशन रहता है, तो ये आई कैसी हो, तो 0 की थी, 0 है तो फिर 0 आना चाहिए, इसलिए लाइन ऐसी निकाल लो। तो ये कॉलम अपना हो गया। इस कॉलम में अपने को कुछ नहीं लिखना है, इधर में भी कुछ नहीं लिखना है, दी एंड। जो भी करना है बीच में। ओके, अब आप देखेंगे किसी भी जॉइंट पर जो मोमेंट होती है, कंटिन्यूस बीम में अपन देख चुके हैं कि जैसे कोई बीम है, ये एक जॉइंट है, तो यहां पर 2 टाइप की मोमेंट, एक ही मोमेंट होती है विथ
अपोजिट नेचर। ऐसी ये वैल्यू जो है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं 10, तो सेम होती है। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी अपन निकाल चुके हैं इस तरह। इसका मतलब क्या है, इस जॉइंट बी पर जो मोमेंट है ये दोनों साइड में सेम रहना चाहिए। ये मोमेंट 10 है, इधर की भी 10 ही रहेंगी, 10 और 10, सिर्फ ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ओके, तो वैल्यू जो है ये 10 और ये 10 दोनों सेम रहना चाहिए। यानी बी ए और बी सी, ये सपोर्ट है, बी ए और बी सी मोमेंट की वैल्यू सेम रहना चाहिए, बराबर है। अब देखिए, आप यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे 10 है, यहां पे 7.5 है, सेम नहीं है। दोनों सेम लाना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो मोमेंट है, एक्स्ट्रा कितनी है यहां पर, एक्स्ट्रा ये 10 इधर है, प्लस 10 है, और इधर -7.5 है। तो ये दोनों को जोड़ो तो वी विल गेट 2.5, है ना। ये दोनों की अगर सम करते हैं तो वी विल गेट 2.5 एंड दैट इज पॉजिटिव, है ना। ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट है यहां पर दोनों को जोड़ने के बाद जो मिली है, ये मोमेंट को बैलेंस कर, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अभी दोनों सपोर्ट में। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट करते समय अपने क्या करना है, अभी बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस करना है। बैलेंस यदि करना है तो साइन अपोजिट, कैरी ओवर में साइन सेम। सो हियर नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंस। मैं इतना ही लिख रहा हूं, बैलेंस यानी बैलेंस, BAL। ओके, अब बैलेंस कितना करना पड़ेगा, ये 2.5 है, ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.5, दोनों भी सेम, है ना। तो दोनों तरफ ये विथ अपोजिट साइन, अभी इसको किया तो ये यहां पर अपोजिट साइन रहेंगी। सो हियर 2.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 0.5। ओके, तो 2.5 इंटू 0.5, तो ये आएगा 1.25, ये भी आएगा 1.25। ओके, अब यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गए, बैलेंस हो गए। अब जैसे ही बैलेंस हुई तो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी कैरी ओवर। देखो आप, बैलेंस कैरी ओवर, है ना। अभी यहाँ पर बहुत से लोग क्या है, कैरी ओवर कर डालते, फिर कैरी ओवर। अब ये देखो, ये लाइन अपन ने कट की है, ये भी लाइन, ये कॉलम, तो इधर में जाना ही नहीं है, तो कैरी ओवर कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि जैसे ही ये हाफ कैरी ओवर करेंगे, हाफ मोमेंट, इसका हाफ लेके, इसका मतलब क्या है, फिर सपोर्ट ए बी पे यानी सपोर्ट ए पर फिर से मोमेंट आ गई। अपन ने ये इतने सर्कस करके उसको तो जीरो करके रखा है, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है और सिंपल सपोर्ट में मोमेंट नहीं होती है, तो ऑलरेडी उसको जीरो कर चुके हैं। अगर जीरो कर चुके हैं तो फिर इसको कैरी ओवर करके और मोमेंट थोड़ी दे सकते हैं। ओके, सो हियर वी कैनॉट गो फॉर दिस नेक्स्ट स्टेप, कैरी ओवर। अब कैरी ओवर कर नहीं सकते, आगे कुछ बचा नहीं है, सो वी हैव टू स्टॉप हियर। हो गया अपना कैलकुलेशन। ओके, सो हियर आई विल ड्रॉ द लाइन एंड आई मेक ए टोटल। ये टोटल मैं बना दूंगा यहां पर। हो गया, अब इसकी टोटल करो। इट इज -8.75 और इधर में आ रही है +8.75 एंड हियर द वैल्यू इज 0, हियर द वैल्यू इज 0। ओके, अब अभी ऑब्जर्व करो इसको, मैंने आपको बताया था यहां पर बी पॉइंट पर इधर भी 10, इधर भी 10 आना चाहिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बी पॉइंट पर 8.75, इधर में भी 8.75, यानी अपने कैलकुलेशंस करेक्ट है। अब इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, देखो अब एक प्लस है एक माइनस है, सॉरी हियर इट इज माइनस, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया। ओके, सो हियर दीज आर दी
मोमेंट्स एट सपोर्ट बी। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप है अपनी बेंड मोमेंट डायग्राम। तो बेंड मोमेंट डायग्राम के लिए पहले तो अपनी डाटम लाइन और सिंपल सपोर्ट कंसीडर करके सिंपली सपोर्टेड बीम की बेंड मोमेंट डायग्राम, और बाद में फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम उस पर सुपर इम्पोज करते हैं। रेगुलर प्रोसीजर यूज करना है। सो हियर देयर इज यूडीएल। सो यूडीएल है तो मैं यहाँ पे एक पैराबोलिक फिगर निकाल लेता हूँ। हाँ, ये जो है ये अपनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड यूनिट्स ऑफ वैल्यूज आर किलो न्यूटन मीटर, यानी बार बार किलो न्यूटन मीटर लिखने का काम नहीं। हियर ये रहेगी अपनी WL² बाय 8 एंड W इज इक्वल टू 5, L इज 4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 एंड इट बिकम्स 10। ये और ये पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड का ये जो ऑर्डिनेट है WL बाय 4, W इज 10, L इज 4 एंड अगेन इट इज 4, सो इट बिकम्स 10। ओके, तो ये भी 10 ही है। ये है बेंड मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। तो ये फिर भी मैंने आपको ये फार्मूले वगैरह दिए हैं, तो आपको अलग से कैलकुलेशंस बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी बिल्कुल। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट वैल्यू, दैट वैल्यू यू विल गेट 10। सो डायरेक्टली राइट डाउन 10 हियर। तो ये कैलकुलेशन तो मैंने बता दिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप 10 लिखो, यहाँ पे 10 लिखो। इसके यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट यहाँ पर दे चुका हूँ। ओके, तो ये है बेंड मोमेंट डायग्राम। इट इज प्लस प्लस पॉजिटिव फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस पर सुपर इम्पोज करना है फिक्स एंड मोमेंट वाली डायग्राम। ये सिंपल सपोर्ट है, एंड वाला मोमेंट 0, यहाँ पे मोमेंट 0, ये पता है अपने को। और सेंटर में जो मोमेंट आई है अपन ने जो कैलकुलेट किया है 8.75। ओके, एंड ज्वाइन दिस लाइन। ये सिर्फ अपने को जोड़ना है। ओके, और ये है अपना निगेटिव। ओके, सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन कंटिन्यूअस बीम। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और कंटिन्यूअस बीम के अलग टाइप के प्रॉब्लम्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रोसीजर वही रहेंगी अपनी, सेम प्रोसीजर, सेम टेबल। सिर्फ स्वेज एनालिसिस जो है ये थोड़ा हेवी कैलकुलेशंस रहते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डबल बनाना पड़ता है ना, वो उस वक्त देखेंगे अपन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है ये समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप फिर से दोबारा इसको देखिए, और दूसरे जो न्यूमेरिकल्स और लिए जाएंगे वो उसमें भी आपकी ये कंसेप्ट जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम।